नमस्कार, मैं उत्कर्ष मिश्रा। बढ़ेंगे आगे खबरों में। टीम अन्ना जंतर मंतर पर जारी। उसने अपना अनशन शुक्रवार को शाम 5 बजे समाप्त करने का फैसला किया है। साथ ही अन्ना अब अनशन की बजाय लोगों को चुनावी विकल्प देंगे। मंच से अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है। उनका कहना है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पर रहे लोगों की ओर से की गई अपील के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। अन्ना ने यह भी कहा कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जनता के बीच से साफ सुथरे उम्मीदवारों को खोजना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनसे वादा किया है कि वे जाति, धर्म और पैसों के आधार पर वोट नहीं डालेंगे। वे इस वादे पर यकीन करके ही चुनावी पहल कर रहे हैं। उन्होंने एक विकेंद्रित, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विकल्प देने का वादा भी किया है। तो टीम अन्ना ने अब राजनीति में आने का भी फैसला कर लिया है और इसके साथ ही साथ शुक्रवार शाम 5 बजे से उनका अनशन समाप्त भी हो जाएगा, जिसके लिए तमाम दबाव उनके ऊपर बनने के बावजूद, टीम अन्ना के ऊपर तमाम दबाव के बावजूद यही कहना रहा है कि अनशन समाप्त नहीं करेंगे बिना बिल लिए। लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं, अन्ना ने भी ऐलान कर दिया इस बात का कि अब राजनीति में कूदने की तैयारी की जा रही है, राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी की जा रही है। और टीम अन्ना के से जुड़े फैसलों को लेकर के हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ जुड़ेंगे, जिनसे हम इन विषयों पर बातचीत भी करेंगे। कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा और ये लड़ाई अभी देश में शुरू हो जाएगी। नई आज़ादी, नई आज़ादी, आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरी विनती है, यहाँ अभी मैंने ग्राम सभा की बात रखी। दिल्ली के लोग कहेंगे हमारे दिल्ली में तो ग्राम सभा होती नहीं। जहाँ ग्राम सभा नहीं है, शहरों में जहाँ ग्राम सभा नहीं, वहाँ वार्ड सभा, मोहल्ला सभा जगाइए लोगों को। कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा और ये लड़ाई अभी देश में शुरू हो जाएगी। तो अब तमाम राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से आने वाली स्थितियां सामने आएंगी, क्योंकि टीम अन्ना अब राजनीति में अगर कूदती है, जिस तरह का ऐलान किया गया है, उसके बाद किस तरह से उम्मीदवार का चयन किया जाएगा 2014, जिसको लेकर विशेष रूप से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चल रहे आमरण अनशन में साफ तौर पर सरकार ने भी जो रुख अपना रखा था, उसके बाद सरकार ने भी यही रुख अपना रखा था, बिल्कुल कोई जवाब नहीं देना और बातचीत के लिए कोई पहल ना करना। सरकार के लोग, सरकार में मौजूद लोगों की तरफ से बयान जरूर आया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पहल अन्ना को ही करनी होगी। मतलब पहल करने के लिए दोनों तरफ से कोई तैयार नहीं था। टीम अन्ना का भी यही ऐलान रहा इस दौरान कि पहल हम नहीं करेंगे, हम बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच अब यह बयान जरूर आ गया है कि राजनीति में कूदने की तैयारी की जा रही है टीम अन्ना की तरफ से। शुक्रवार शाम 5 बजे यह आमरण अनशन भी समाप्त हो जाएगा और इसके बाद राजनीति में किस तरह से उतरना है, इस बात के विषय में भी ऐलान टीम अन्ना की तरफ से किया जा सकता है कि आखिर आगे की रणनीतियां किस तरह से बनाई जाएंगी। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे किस तरह से पूरी जो योजना है, राजनीति में उतरने की जो पूरी प्लानिंग है, उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है। तो निश्चित रूप से अब सबकी, पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर जो नई राजनीतिक स्थितियां बनने जा रही हैं टीम अन्ना की तरफ से, अन्ना की तरफ से जो कुछ ऐलान हुआ है उसके बाद क्या कुछ सामने आने वाला, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। हमारे साथ देहरादून स्टूडियो से न्यूज हेड राकेश खंडूड़ी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। राकेश, जिस तरीके से
टीम अन्ना का अनशन लगातार जारी था। सरकार के रुख की बात की जाए, सरकार भी पूरी तरीके से उदासीन रही, एक तरह से कहा जाए कि अनदेखा करती रही जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं टीम अन्ना ने भी यही बात सामने रखने की कोशिश की कि वो किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं, उन्हें सिर्फ बिल चाहिए। लेकिन अब जो फैसला ले लिया गया, जिस तरह से ऐलान टीम अन्ना की तरफ से किया गया, अन्ना की तरफ से किया गया है राजनीति में आने को लेकर के, उसे आप क्या कहेंगे? ये हताशा है या फिर नई लड़ाई का ऐलान? देखिए, राकेश। सरकार पहले से ही आशंका, जब से टीम अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ है, पहले दिन से ही सरकार ये आशंका जता रही थी कि टीम अन्ना का जो लक्ष्य है वो राजनीति में उतरना है, उसे चुनाव लड़ना है। और वो लगातार उसको उकसा भी रही थी कि अगर उन्होंने अपनी बात मनवानी है तो वो जनता की अदालत में जाएं और अपनी ताकत का एहसास कराएं, भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता। ये तमाम बातें सामने आई थी उस समय जब पहले दौर का आंदोलन चला, और ये बात आज क्लियर हो गई है। लेकिन चुनाव से लड़कर चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा। और आपने गौर किया होगा अन्ना हजारे के इस स्टेटमेंट पर, बयान पर, कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन मैं चुनाव को सपोर्ट करूंगा। अब चुनाव में उतरने का वो अवसर आ गया है, वो वक्त आ गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि रामदेव का रवैया क्या रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा रामदेव का, क्योंकि 9 अगस्त से उनका भी आंदोलन शुरू होने वाला है, उत्कर्ष। साथ में जो जो रुख इस दौरान, पूरे आमरण अनशन के दौरान कांग्रेस का रहा है, साफ तौर पर अनदेखा करने की जो कोशिशें की जाती रही हैं, क्या उस रुख का परिणाम कहेंगे आप? कांग्रेस की जो नीति रही इस पूरे आमरण अनशन में, उसे सफल कहा जाए या फिर क्या कुछ कहा जाए? नहीं, सफलता और असफलता की बात नहीं है। टीम अन्ना, आप देखिए कि अभी एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। और जिस तरह का शुरुआत जो आंदोलन की हुई थी उसमें काफ़ी बड़ा जन समर्थन लोगों का मिला। और आप देखिए कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो जब तक अन्ना हजारे वहाँ नहीं आए, भीड़ नहीं जुटी। तो अभी भी इस आंदोलन से टीम अन्ना ने ये चीज़ तो पहचान ली है कि अभी भी लोगों की जो धमनियों में अन्ना का जो जादू है वो लगातार बह रहा है, वो चल रहा है। तो वो उसी को मापने का एक तरीका था। और वो समझ गए हैं कि अभी भी लोगों में वो बात खत्म नहीं हुई है, लोगों की मेमोरी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो टीम अन्ना के आंदोलन को भूल जाए। तो इस हिसाब से तो ये टीम अन्ना की जीत ही मानी जाएगी कि उन्होंने उस जो भावना लोगों की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, तो उस नब्ज को उन्होंने पकड़ने में वो कामयाब रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा, और वो भी भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जातीय और क्षेत्र और तमाम मुद्दों पर चुनाव होते हैं और लोग उसी हिसाब से वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर इन तमाम चीज़ों से बढ़कर हो गया तो निश्चित तौर पर यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत भी होगी। साथ ही साथ राकेश, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है, जिस तरह से राजनीति में आने का ऐलान अब किया जा रहा है, जो साफ सुथरी, जिस भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात की जा रही है, जिसको बनाने का प्रयास टीम अन्ना करना चाहती है, जैसा कि कहा जाता है, और ऐसे में राजनीति में उतर करके एक स्वच्छ सरकार लाने की कोशिश, कवायद शुरू की जा रही है, क्या तरीका अपनाएगी? क्योंकि हर जगह से आकर 2014 में मैदान में उतरेंगे तो किस तरह से उम्मीदवार का चयन किया जाएगा? एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि आखिर जो उम्मीदवार जिसका चयन किया जा रहा है उसका क्षेत्र में किस तरह से उसकी पहचान है, कि क्षेत्र में उसकी क्या कुछ लोगों के बीच में क्या उसने मैसेज दिया है अपने काम के जरिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी चुनौती होगी उम्मीदवार चयन में भी। राकेश। बिल्कुल उत्कर्ष, अब अभी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये देखना होगा कि कितनी राजनीतिक पार्टियां इस अन्ना टीम के इस ऐलान का समर्थन करती हैं। वहां से भी काफ़ी कुछ पोजीशन क्लियर होंगी, स्थिति साफ होगी कि कुछ राजनीतिक दल अगर उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ टीम अन्ना सही कह रही है, तो ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले कोई इनका किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन हो, या गठबंधन भी ना हो तो इन्होंने टीम अन्ना की पहले से ही तैयारी थी कि मतलब ये संभावनाएं तो टटोल ही रहे थे कि हम राजनीति में उतरे। जब जहाँ भी उनकी मीटिंगें बैठ के होती थी, सभा, कहीं भी सेमिनार्स होते थे, तो वहाँ पर एक बात ये सवाल भी उठता था कि क्या हमें चुनाव में जाना चाहिए। तो अधिकांश लोगों की ये राय होती थी कि हाँ, चुनाव में जाए बगैर हम अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे, क्योंकि केंद्र में जो बैठी सरकार है वो इस लोकपाल के बिल को मानेगी नहीं, और अगर इस लोकपाल बिल को हमें लागू करना है तो हमारी सरकार वहाँ होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा, खासकर भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ कर झोंक देते हैं राजनीतिक दल। तो ऐसे में चुनाव लड़ना बड़ा कठिन काम होगा, और ये सब कुछ निर्भर करेगा कि वो अन्ना हजारे की भूमिका किस तरह की रहती है पूरे चुनाव में।
बिल्कुल राकेश, उसके साथ ही साथ बीजेपी और टीम अन्ना को लेकर के भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। ये कहा जाता रहा है कि पीछे से बैकडोर से बीजेपी का सपोर्ट भी मिलता रहा है टीम अन्ना को। अब ऐसे में जब खुद टीम अन्ना एक राजनीतिक पार्टी लेकर के सामने आएगी तो किस तरह से आखिर ये जो बुराई करने का, सरकार की बुराई करना, बीजेपी ने लगातार विपक्ष में होने के नाते सरकार की बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और टीम अन्ना के मकसद को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को उठाने की भी कोशिश की गई उनकी तरफ से, उसकी सराहना करते हुए वो आगे भी चले आए। तो क्या अब भी बीजेपी जो टीम अन्ना के सदस्यों की उनकी पहल की जो तारीफ करती आई है, क्या वो आगे भी जारी रह पाएगा? देखिए, ये ऐलान होने के बाद अब भाजपा की स्थिति काफ़ी हद तक साफ होगी, क्योंकि अभी तक टीम अन्ना जो केंद्र सरकार का विरोध कर रही थी, भाजपा उसके सपोर्ट में, बैक में थी निश्चित तौर पर। लेकिन अब जब वो चुनाव में लड़ने की बात करेगी, एक पावर सेंटर की तरह सामने आ जाएगी, उसके एक नई चुनौती की तरह, एक तीसरे विकल्प के तौर पर, तो निश्चित तौर पर यहाँ खेल बिगड़ता हुआ भी हो सकता है बीजेपी का, कि उसका भी अपना अपना एक गेम प्लान है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए, अगर भाजपा इसको सपोर्ट कर रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर उसको लगेगा कि ये उसके हितों के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर वो भी टीम अन्ना से अलग हट सकती है। उत्कर्ष। बिल्कुल राकेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और साथ ही साथ हम अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर किस तरह से सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। अंबिका सोनी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। That the Anna Hazareji's people supporting him, they were always inspired by politics. Many of the stances they took, a large number of incidents I can enumerate when they spoke about members of parliament, criticizing all of them, criticizing others holding constitutional posts, we realized that they were working towards on a political agenda. I'm glad it's come out in. वहीं जगदम्बिका पाल क्या कुछ कहते हैं, ये भी जानिए। तरफ उनकी अन्ना की टीम इस बात को कहती है कि हम राजनीतिक विकल्प भी देंगे, दूसरी तरफ पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम को वीकन करने के लिए जिस तरह से संसदीय प्रणाली को, संसद को या संसद सदस्यों को जिस तरह से गालियां दी जाती हैं, तो मैं समझता हूं इससे देश में भी और दुनिया में भी भारत की पार्लियामेंट्री प्रणाली की छवि खराब होती है। और स्वाभाविक है कि अगर उनको लोकपाल बिल को पारित कराने की बात थी, जिसको कांग्रेस यूपीए ने लोकसभा से पारित करा दिया, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, बीजेपी एनडीए संशोधन लेकर के आई है और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की कोशिश की है पिछले दिनों ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके, और अभी भी वो लोकपाल बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने है। आज मैं समझता हूँ क्या औचित्य है अन्ना हजारे जी को आंदोलन करने का। मैं तो अपील करूंगा कि अन्ना जी को या उनकी टीम को आंदोलन अपना ये कम से। तो प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं और प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, साफ तौर पे हर तरफ से दी जा रही हैं। वहीं टीम अन्ना का जो कुछ ऐलान अब सामने आया है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरह से इस राजनीति में कूदने की प्रक्रिया को अपनाती है टीम अन्ना, किस तरह से राजनीतिक पार्टी बनाई जाती है और इसका भविष्य क्या कुछ होता है, किस तरह की रणनीतियां तैयार की जाती हैं, सबकी निगाहें इस बात पर आकर टिक जा रही हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ेंगे दीपक तिवारी, हमारे विशेष संवाददाता, उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे इन तमाम स्थितियों पर। दीपक, जिस तरीके से अब ये नया ऐलान सामने आया है टीम अन्ना का, क्या कहेंगे आप इस ऐलान के बाद? इसे टीम अन्ना की सफलता मानेंगे, हताशा मानेंगे, कि किस तरह से देखेंगे, या फिर एक नई लड़ाई? हताशा या नई लड़ाई, क्या कहेंगे दीपक? उत्कर्ष, हताशा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से टीम अन्ना ने लगातार आंदोलन किया, इससे पहले भी जो आंदोलन पिछले साल अगस्त में हुआ था, जबरदस्त जन समर्थन उसको लोगों का मिला था और एक माहौल देश में क्रिएट हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो भ्रष्ट नेता हैं उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। अभी की बात करें, अभी के समय में थोड़ा देर जरूर हो गई यहाँ पर लोगों के जुटने में जंतर मंतर पे, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा जन समर्थन टीम अन्ना को यहाँ पर मिला। जंतर मंतर की हम बात करें या पूरे देश भर की बात करें, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, तो यहाँ पर भी जगह जगह उनके समर्थन में लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली। तो कहीं ना कहीं लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार से लोग छुटकारा पाना
चाहते हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और यही लोगों ने दिखा भी दिया सड़कों पर उतरकर, जंतर मंतर पर पहुंचकर। बात सिर्फ टीम अन्ना की नहीं है, बात भ्रष्टाचार की है कि लोग भ्रष्टाचार से यहाँ पर त्रस्त आ चुके हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अन्ना का जो ये आंदोलन था, जो रूप यहाँ पर लिया है इस आंदोलन ने, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अन्ना ने आंदोलन समाप्त करने की बात कही है, उसके बाद राजनीतिक दल बनाने की उन्होंने बात की है, तो हताशा तो हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि लड़ाई ऐसी लड़ाइयां बहुत छोटी लड़ाई नहीं होती उत्कर्ष, काफी लंबी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं इस तरह, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। और भ्रष्टाचार ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 4 लोग मिलकर या 100 लोग मिलकर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को हम लोग उसको जीत सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। तो उसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों का जन समर्थन उनको मिला था। लेकिन लड़ाई का रुख थोड़ा बदलने की यहाँ पर जरूरत थी, जिस तरीके से यहाँ पर टीम अन्ना ने किया भी है। अनशन को समाप्त करने की उन्होंने घोषणा की है, क्योंकि जहां तक लोगों के जुटने की बात यहाँ पर की जा रही थी, कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे थे कि जंतर मंतर पर लोग नहीं जुट रहे हैं पिछले बार की अपेक्षा बात करें तो। उसका यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट होती निश्चित तौर पर कि लोग भ्रष्टाचार का तो विरोध कर ही रहे हैं, और हर दिन हर व्यक्ति जंतर मंतर पर नहीं पहुंच सकता, हर दिन हर व्यक्ति हर जगह धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबके रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, और कहीं ना कहीं सबकी अलग अलग दिनचर्या होती है। तो ऐसे में आंदोलन को फ्लॉप बिल्कुल नहीं कह सकते, हताशा उसे हम बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन ये चीज जरूर है कि जब राजनीतिक दल बनाने की यहाँ पर बात आती है तो अन्ना ने सभी लोगों से राय मांगी, और निश्चित तौर पर लोगों का रेस्पॉन्स पॉजिटिव उनके लिए है। और अन्ना ने एक बात और स्पष्ट की है कि वो खुद यहाँ पर मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि लोगों के सामने एक अच्छा विकल्प रखेंगे। यानी कि मैं उत्तराखंड की बात करूं कि देहरादून से अगर कोई भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट कोई नेता यहाँ पर चुनाव लड़ता है, उसके खिलाफ कोई ईमानदार नेता उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और अपना समर्थन उसको देंगे, ताकि लोगों को यह बात समझ में आ जाए, लोगों के पास एक विकल्प जरूर रहे। अगर बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, बसपा का है, सपा का है, दूसरे दलों का कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है और उनमें से कोई भी ईमानदार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग अगर अन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनकी निगाहें एक ईमानदार उम्मीदवार की तरफ होती है। और टीम अन्ना की पूरी कोशिश यही है कि ईमानदार व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो, और उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही रहेगी कि उस ईमानदार व्यक्ति को खोजे कैसे, उसका पैमाना क्या होगा, किस रूप में वो तय करेंगे वाकई में जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको वो चुनाव लड़वा रहे हैं किसी के भी खिलाफ, वो वाकई में ईमानदार होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैमाना उस क्या होगा ईमानदारी का, और वाकई में कितनी बड़ी चुनौती है टीम अन्ना के सामने है। तो देखना फिलहाल यही होगा कि टीम अन्ना इस चुनौती को किस तरह से इस चुनौती का सामना करती है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। 2013 की बात करूं, 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, 2014 में आम चुनाव होने, ऐसे में बहुत ज्यादा समय नहीं है। टीम अन्ना अगर राजनीतिक दल बनाती है, हो सकता है कि रविवार को इसकी घोषणा हो जाए, तो बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा टीम अन्ना के पास। देश भर में घूम घूम कर हर जगह से उन्हें ऐसे कैंडिडेट को चुनना होगा, भले ही वो उनके सिविल सोसाइटी के सदस्य हों या ऐसे ईमानदार लोग को उन्हें ढूंढना होगा, जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है, और फिर उनको चुनाव में खड़ा करना होगा। और सबसे बड़ी बात उत्कर्ष यहाँ पर एक चीज और आती है कि वाकई में जो कैंडिडेट ईमानदार होगा, क्या वाकई में उसके पास उतना पैसा होगा, क्या वाकई में वो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम होगा, वो चुनाव लड़ पाएगा, जो दूसरे नेता उसके सामने खड़े हैं उनको वो फेस कर पाएगा। ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में जिस पर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी मुझे लगता है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, आज के आंदोलन की बात करें अन्ना की, तो हताशा बिल्कुल भी ये नहीं लग रही। निश्चित तौर पर एक रास्ता है, विकल्प है, और कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, और यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है, तो हो सकता है वो इस पर सफल हो जाए। उत्कर्ष बिल्कुल दीपक, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड राकेश खंडूड़ी जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। राकेश, जिस तरीके से हम लोग लगातार चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे, एक सवाल उठ करके सामने आता है कि जो लहर टीम अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में और जन लोकपाल के मुद्दे पर लोगों के समर्थन के तौर पर पाया था, जो लहर थी टीम अन्ना के नाम की, क्या वो राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आने के बाद भी बरकरार रह पाएगी? राकेश, मुझे इसमें शक है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का राजनीतिक वातावरण हमारे देश में है, पूरे देश भर में आप राजनीतिक वातावरण देखिएगा कि पंचायत से लेकर और आप संसद तक ले लीजिएगा, सब जगह मतलब पूरा का पूरा चुनाव जो सिस्टम है, चुनाव जो प्रणाली हमारी है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाई है। बेशक चुनाव आयोग ने बहुत सारे ऐसे निर्णय किए हैं, बहुत सारा ऐसा सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी एक विधायक को कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है अपने चुनाव में। तो टीम अन्ना का एक जो ईमानदार कैंडिडेट है, वो कहाँ से लाएगा 1 करोड़ रुपए? और चुनाव आयोग ने आज तक भी एक भी ऐसा मामला, मुश्किल से एक या 2 मामले ऐसे आए होंगे जिसमें जो है किसी कैंडिडेट ने ज्यादा पैसा खर्च किया और चुनाव आयोग ने उसको पकड़ा। तो उदाहरण इस तरह के सामने भी नहीं आ रहे हैं कि उनको सजाएं हो रही हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि बिना पैसे के चुनाव हुए हों, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए चाहिए होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि टीम अन्ना इतना पैसा लाएगी कहां से? अगर वो जिन लोगों से चुनाव लड़ने जा रही है, जिन लोगों से वो टक्कर लेने जा रही है, वो तो पैसे की गंगा बहा देंगे, लेकिन
ये लोग कहां से करेंगे? और जनता क्या अपनी जेब से पैसा निकालकर इनको चुनाव लड़ाने का क्या वो वक्त आ गया है? क्या जेपी जैसा आंदोलन क्या अन्ना के आंदोलन को जेपी के आंदोलन से जोड़कर देखा जाना चाहिए? ये भी एक सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है, हालांकि मैं साक्षी नहीं हूं उस आंदोलन का, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुभव किया है, मुझे लगता है कि अभी वो चरम की स्थिति मुझे देखने को नहीं मिली है। एक बार ऐसा मौका आया था, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। और अभी भी टीम अन्ना को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसे पॉलिटिकल अपने आप को एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर जनता के बीच में लाना है, तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। उत्कर्ष, राकेश, जिस तरीके से टीम अन्ना ने प्लानिंग की है या जो कुछ कयास लगाए जा रहे हैं उनके हिसाब से जो नजर आ रहा है, उसमें टीम अन्ना साफ तौर पर एक लहर के बल पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। ये लहर काम करेगी और इसी के साथ साथ इसी लहर के बल पे तख्ता पलट करना चाहती है। नहीं, लहर निश्चित तौर पर लहर है, लेकिन वो अंडर करंट है, और वो करंट अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो उसको वोटों में कन्वर्ट कर सके। वो निश्चित तौर पर अन्ना हजारे वो भीड़ जुटाने के लिए तो ठीक है कि आप देखिए कि एक मदारी भी जब वो डमरू बजाता है अपना, तो लोग भीड़ मजमा लग ही जाता है। कई तरह के लोग आते हैं, कोई देखने आता है, कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है। लेकिन जब अन्ना हजारे जब आते हैं, तो अन्ना हजारे के पीछे रियल लोग आते हैं, बिल्कुल वास्तविक लोग, जो भ्रष्टाचार से बहुत परेशान लोग हैं। लेकिन उनकी संख्या कितनी है? ये दिल्ली में अगर 5,000 या 10,000 लोगों का जुटना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन का मैं अगर जिक्र करूं, तो उत्तराखंड आंदोलन में लोग, ये राज्य तब बना जब हजारों लोग, घर घर की एक महिला जब सड़क पे उतरी, तब ये आंदोलन सफल हुआ। तो कोई भी आंदोलन तभी सफल होगा जब हर आदमी, हर घर से एक आदमी बाहर निकलेगा, तब जाकर कोई आंदोलन सफल होता है। उसे हम करंट बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सोशल साइट पर अपना कमेंट्स अगर दे दें, और वो दिल्ली में एक बार दिल्ली चले जाएं और वो अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हो जाए, मैं उसे नहीं मानता हूं कि वो वोटों में कन्वर्ट कर देगा उस लहर को। मुझे मुश्किल लगता है। उत्कर्ष, बिल्कुल राकेश, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, जो कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की जो नीति रही इस पूरे आमरण अनशन के दौरान, मौन की नीति अपना रखी थी कांग्रेस सरकार ने, एक तरह का मौन ही था, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसने कितना प्रभाव डाला है? देखिए उत्कर्ष, कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछला आंदोलन अन्ना का हुआ था, जबरदस्त जनसमर्थन मिला था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झुकना पड़ा था वहां पर सरकार को, और उनसे बातचीत की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद वो लोकपाल आया। और उस लोकपाल शायद टीम अन्ना को वो पसंद नहीं आया, उन्हें लगा था कि वाकई में इसमें कई सारी खामियां हैं, जिसके बाद अब वो दोबारा अनशन पर बैठे और उन्होंने मांग की एक संशोधित लोकपाल यहाँ पर लेके आया जाए, जिससे वाकई में भ्रष्टाचार खत्म हो सके। और इस बार का जो आंदोलन था टीम अन्ना का, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार अच्छी तरह जानती थी, कांग्रेस ही अच्छी तरह जानती थी कि वाकई में अगर वैसा ही जनसमर्थन टीम अन्ना को मिलता है तो बहुत जल्द चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे में आने वाले समय में उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति के तहत जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी करी 25 जुलाई को जब ये अनशन शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार लेकर कि टीम अन्ना का आंदोलन फ्लॉप है, वहां पर लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है, और जिस तरह से अलग अलग नेताओं के बयान आए थे कि टीम अन्ना चुनाव लड़ना चाहती है, मतलब कई तरह के बयान ऐसे आए, और टीम अन्ना में कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश भी वहां पर की गई और उनको हतोत्साहित करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार यहाँ पर अंदर खाने जरूर यहाँ पर डरी हुई थी, लेकिन बाहर से ये शो करी थी कि टीम अन्ना के आंदोलन से उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी बाहर का चेहरा सरकार का कुछ और था और अंदर का चेहरा सरकार का कुछ और था, यानी कि सरकार डरी भी हुई थी, और लेकिन दिखाना ऐसा चाह रही थी कि वो टीम अन्ना के आंदोलन से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है। और इसी का ये नतीजा था, हम देखेंगे लगातार जब ये आंदोलन चला तो सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की, और नतीजा ये हुआ कि 9 दिन तक जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय अनशन करते हैं, उसके बाद रविवार से अन्ना हजारे अनशन पर बैठते हैं, तो उसके बाद की स्थिति हम सभी के सामने है। कहीं ना कहीं उनकी तबियत यहाँ पर खराब होती है, और जिस तरह से लगातार देश भर की कई हस्तियां उनको पत्र लिखती है, उनसे बात करती है कि अपना आंदोलन को समाप्त कर दें, और उसके बाद आखिरकार अन्ना ये फैसला लेते ही हैं। लेकिन मैं इस कांग्रेस की जो नीयत थी यहाँ पर, कहीं ना कहीं उनकी नीयत यही थी कि इस आंदोलन को बिल्कुल भी तूल ना दिया जाए, और कहीं ना कहीं अपने नेताओं को उन्होंने हिदायत भी दी कि बहुत ज्यादा बयानबाजी अन्ना के आंदोलन पे ना करें, और जो भी बयानबाजी वो करें वो कम से कम ऐसी ही बयानबाजी हो जो टीम अन्ना को हतोत्साहित यहाँ पर कर सके और मजबूरन उनको अपना आंदोलन वापस लेना पड़े। और हालांकि कुछ हद तक वो कांग्रेस यहाँ पर सफल भी हुई है, जो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बहुत ज्यादा तूल इस आंदोलन को नहीं देना है और इग्नोर करना है इस पूरे आंदोलन को। वो जानते थे कि अगर वो इस मामले को तूल देंगे तो मीडिया इस मामले को उठाएगा, जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसने मीडिया को उठाया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर मुश्किल में आ सकती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति रही, कहीं ना कहीं वो भी मैं कहूंगा कि सफल रही है थोड़ा बहुत यहाँ पर। हालांकि पूरी तरीके से कांग्रेस यहाँ पर सफल नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो शुरुआत में जो उन्होंने रणनीति बनाई थी टीम अन्ना को हतोत्साहित करने की, उसमें फूट डालने की, और आंदोलन बहुत आगे ना बढ़ पाए, बहुत लंबा ना खींच पाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें सफल भी हुई है। उत्कर्ष, बिल्कुल, यहां पर सवाल एक और उठता है कि आंदोलन करना और राजनीति करना, दोनों में आखिर अब अंतर क्या कुछ सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जो कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सरकारी केंद्र में मंत्री जो हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं दीपक, उनके बाद
उनका जो लबोलुआब निकल करके सामने आया है वो यही सामने आया है कि आटे दाल का भाव अब पता चलेगा। जो मतलब निकल करके सामने आ रहा था उनकी प्रतिक्रियाओं का, उनके बयानों का, वो यही था। बिल्कुल, अंबिका सोनी का जो बयान उसके बाद लगातार आया है, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, और लगातार वो अपील भी कर रही थी हालांकि अनशन समाप्त करने की, तो उन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि आप यहां पर खुदाओ, दूर की घास सबको हरी दिखाई देती है। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीति और सरकार चलाना जो आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है कि कोई भी चीज पारित कर दो, लोकपाल बिल पारित कर दो, वो इतना आसान नहीं है, यही उन्होंने जताने की कोशिश की है। और साफ तौर पर उन्होंने बोला कि अनशन समाप्त होने का मैं स्वागत जरूर करती हूँ, लेकिन जब टीम अन्ना सरकार यहाँ पर अगर जब राजनीति में आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें आटे दाल का भाव पता चल पाएगा कि वाकई में राजनीति में परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं और वास्तविक परिस्थितियां कुछ अलग होती है। तो कहीं ना कि उनकी पूरी कोशिश यही थी कि वो चाहते भी थे कि टीम अन्ना ऐसा आंदोलन करने की बजाय चुनाव के मैदान में उतरे और चुनाव लड़के दिखाएं। आपको याद होगा जब पिछली बार आंदोलन हुआ था अन्ना का, तो कपिल सिब्बल हैं या दूसरे कई नेता उन्होंने बयान दिया था कि उनके जो भी लोग टीम अन्ना के सदस्य जिनको लगता है कि वाकई में लोग उनके साथ हैं, तो वो चुनाव के मैदान में उतर कर देखें, चुनाव लड़के देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई में उनको लोगों का कितना जन समर्थन मिल रहा है। तो पूरी कोशिश यहां पर वही थी और आज के बयान ने एक बार फिर से जता दिया है कि स्थितियां निश्चित तौर पर उत्कर्ष थोड़ा अलग भी होती है कि आप सरकार से बाहर हो, आप सरकार में नहीं हो, आप राजनीति में नहीं हो, लेकिन आप बाहर से आंदोलन कर रहे हो, तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई मजबूरियां सरकार की होती है, निश्चित तौर पर इस बात को मानना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार नकारती रही है उसे इस तरीके से नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरीके से आज अंबिका सोनी का बयान आया, उसके बाद जगदंबिका पाल का बयान आया, जगदंबिका पाल ने तो आंदोलन के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है जब सरकार लोकपाल बिल पहले ही ला चुकी है, लोकसभा में वो पास हो चुका है और राज्यसभा में बहुमत ना होने की वजह से वो बिल अटका हुआ है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा ने कहीं एनडीए ने उस पर आपत्ति संशोधन की आपत्ति लगाई थी, ऐसे में जो सेलेक्ट कमेटी के पास वो बिल पड़ा हुआ है, तो ऐसे में टीम अन्ना को आंदोलन नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोनों के बयानों को देखें तो उससे यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो टीम अन्ना का राजनीति में आने का फैसले की उन्होंने बात कही है कि अब लोगों से उन्होंने राय मांगी है, कहीं ना कहीं फैसले से वो कहीं ना कहीं अंदर खाने खुश भी है और उन्हें लगता है कि टीम अन्ना या उनके सदस्य अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं या वो कोई दल बनाते हैं तो आसानी से उन्हें मैदान मारने में सफलता हासिल नहीं होगी। यानी कि उनकी पूरी कोशिश यही है कि अगर वो चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो उन्हें पता है कई सारी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती है और इनको भी फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे में चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, सरकार में आना भी उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल दीपक, राकेश आपके पास आएंगे। जिस तरह से ये ऐलान अब किया गया है, राजनीति में आने को लेकर के ऐलान किया गया है टीम अन्ना की तरफ से, क्या मानते हैं आपकी आखिर ये अब कोई रास्ता बचा नहीं था टीम अन्ना के पास? आंदोलन के जरिए जो कुछ करने की कोशिश की जा सकती थी वो सब कुछ किया गया, जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो सारी कोशिशें की गई, आंदोलन के जरिए लोगों को जुटाया भी गया, लेकिन अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था टीम अन्ना को। इसलिए अंत में अब ये फैसला लिया गया कि राजनीति में उतरा जाए और फिर भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, उसका अब कोई विकल्प नहीं बचा था। और आंदोलन कितनी देर तक और कितने समय तक टीम अन्ना कर सकती थी, तो उसको अल्टीमेटली उसको चुनाव में जाना ही था। जो हमें लग रहा था शुरुआत से ही ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि टीम अन्ना ये जो पूरा आंदोलन कर रही है, कांग्रेस बार बार ये बात उठा रही थी, शुरुआत से ही उठा रही थी कि आप जनता की अदालत में आए और अपनी ताकत का परिचय दें, आप बताएं कि भाई हम इतने ताकतवर हैं और हम चलाएंगे सरकार, तो आप आकर चला लीजिए, आप चुनाव लड़िए और वहां से जीत कर आ जाइए। लेकिन मेरे को लगता है कि आंदोलन जितना अन्ना ने करना था, जितनी ताकत आंदोलन में लगानी थी, अन्ना हजारे की टीम ने पूरी ताकत लगाई और उसके बाद उसको जो लगा, उसको एहसास हुआ कि अब असली ताकत जो है जनता के अदालत में ही दिखानी होगी। वहीं से हमें पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केवल ऊपरी तौर पर है, अंडर करंट नहीं है। अब वोटों के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और टीम अन्ना को अगर इसमें सपोर्ट मिलता है, अगर उनको थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले जो भविष्य है इस देश की राजनीति का, मुझे लगता है कि बहुत सुंदर होगा, बहुत बेहतर होगा। और ये पता भी चल जाएगा कि वास्तव में इस देश के, इस मुल्क के लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं। उत्कर्ष। बिल्कुल राकेश, इस दौरान जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, निश्चित रूप से वो तो अपना भविष्य, अपना करियर बचाने की, अपनी साख को बचाने की कोशिश करेंगी। अगर टीम अन्ना वाकई राजनीतिक पार्टी लेकर के सामने आती है, जनता के बीच आती है, ऐसे में अपना जनाधार बनाने के लिए जाहिर तौर पर जमीन की जो असलियत होती है वो अलग होती है, ऊपरी दिखावे की असलियत अलग होती है। कई सारे समीकरण काम करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए कई सारे समीकरण काम करते हैं। उन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति भी उतारना है, क्योंकि टीम अन्ना ने भ्रष्टाचार मिटाने का ही दावा किया, उसी के बल पे राजनीतिक पार्टी खड़ी करने और देश में सत्ता परिवर्तन से लेकर के तख्ता पलट और कायाकल्प कर देने की बातें की जा रही। तो ऐसे में साफ सुथरी छवि का इंसान भी खड़ा करना है। राकेश, ये बताइए कि क्या इस दौरान नीति अपना सकती है टीम अन्ना? क्या क्षेत्रीय पार्टियां जो हो सकती हैं या फिर क्षेत्रीय दल जो हो सकते हैं, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है इस दौरान? देखिए, टीम अन्ना अभी उन राजनीतिक दलों का से अपील कर सकती है जो
निश्चित तौर पर क्षेत्रीय दल भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों में जो ठीक छवि के जो नेता हैं वो भी टीम अन्ना संपर्क कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी संपर्क कर सकते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं और वो जो जिनकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन उनको पार्टी में बहुत खास तरजीह नहीं दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में, जैसा कि आप खुद ही देखते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि एक पार्टी से जब किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा कि विभिन्न जो पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां इस देश में हैं, तो उन पार्टियों में जो साफ स्वच्छ छवि के जो लोग होंगे, जिनका अपने इलाके में ठीक ठाक रुतबा होगा, एक दबदबा होगा अपनी छवि से, और दूसरी बात एक और बता दूं उत्कर्ष की, इसमें कुछ सोशल फील्ड के लोग, जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग, इस तरह के लोग भी इसमें चुनाव में शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी यह लगता है कि शायद जनता को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में है, कोई सामाजिक या रचनात्मक क्षेत्रों में है, या सांस्कृतिक क्षेत्रों में। तो ये तमाम लोग भी अन्ना के इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं, और अन्ना के इस राजनीतिक दल से भी, जो अन्ना की टीम जो जिस तरह की चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उससे जुड़ सकते हैं। उत्कर्ष। बिल्कुल राकेश, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, उनकी आपसे जानना चाहेंगे, अगर जिस तरीके से स्थितियां बन करके अब सामने आ गई हैं, उम्मीदवार, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर ही टिकी हुई हैं कि अगर कहीं से, हालांकि अन्ना ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी टीम के लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो एक बड़ा नाम है लोगों के लिए, लोगों की जबान पर वो नाम है, उनके लिए ये आसान होगा चुनाव लड़ना अपेक्षाकृत, क्योंकि उनका प्रचार तो पहले से ही हो रखा है, उनको लोग जानते हैं, जाहिर तौर पर लोगों के बीच अपने बयानों के जरिए भी पहुंचते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, आखिर उसकी छवि को साफ सुथरा कैसे बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल उसका बिल्कुल जायज ये सवाल है कि टीम अन्ना के आसपास सदस्य जो लोग हैं, जो अन्ना के हजारे के आसपास रहते हैं, मैं मनीष सिसोदिया की बात करूं, कुमार विश्वास की बात करूं, किरण बेदी की बात करूं, या अरविंद केजरीवाल की बात करूं, संजय सिंह की बात करूं, या ऐसे जो टीम अन्ना के जो अहम सदस्य हैं, अगर वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से राजनीतिक दल बनाने की बात आई है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है उनको इसका थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, और कहीं से भी वो चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर जनता उनको देखते आई है, जनता उनको सुनते आई है, वो लोग लगातार अनशन करते आए हैं। पिछली बार के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था, इस बार की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनको तो इस बात का फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि देश भर में जब दूसरी जगह पर टीम अन्ना जो जिन सदस्यों उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनाव करेगी, पहली चीज ईमानदारी की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वाकई में वो कितने ईमानदार होंगे। अगर वाकई में वो ईमानदार होते भी हैं तो वो जनता के बीच एक अनजान चेहरा होगा, तो जनता उनको वोट आखिर क्यों देगी? कहीं ना कहीं वहां पर कोई भी किसी पार्टी का राजनेता है जो या उम्मीदवार है, वो लंबे समय से वहां पर चुनाव जीता है, लंबे समय से लोगों के बीच सक्रिय रहा है, ऐसे में एक नया चेहरा सिर्फ अन्ना हजारे के सहारे, अन्ना हजारे के चेहरे के भरोसे वो वहां पर चुनाव जीतने में सफल होगा, या लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये सबसे अहम बात है। तो देखना यह होगा कि वाकई में उनका चुनाव किस तरह होता है। सबसे बड़ी चुनौती टीम अन्ना के सामने यही है, लेकिन जो बाकी सारी लोग कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वक्त बहुत कम है उत्कर्ष टीम अन्ना के पास, मैंने पहले ही बताया कि 2013 में 10 राज्यों के चुनाव है, 2014 में आम चुनाव है, तो वक्त बहुत कम है, राजनीतिक दल का गठन भी होना है, देश भर में उन उम्मीदवारों को चयन भी होना है, और अपने अपने क्षेत्र में उन उम्मीदवारों को लोकप्रिय भी टीम अन्ना को बनाना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह कैसे उन लोगों को जनता के बीच में लोकप्रिय बनाए, कैसे वो उम्मीदवार जनता का विश्वास वहां पर जीत पाए ताकि जनता उनको वोट करे। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि कई बार ऐसे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ते हैं, छोटे दलों से चुनाव लड़ते हैं, आमतौर पर उनकी छवि अच्छी होती है, और जनता जब त्रस्त आ जाती है भ्रष्ट नेताओं से, तो कई बार वो लोग चुनाव जीत कर भी आए हैं। लेकिन हम उत्तराखंड की बात करेंगे, लेकिन वो जो निर्दलीय हैं, चुनाव जो जीत जाते हैं मंत्री पद के लालच में, सत्ता के लालच में, वो लोग कांग्रेस या भाजपा या कहीं जो भी सत्ताधारी होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो एक आदमी सबसे अलग था भीड़ से हटके, वो भी उस भीड़ में शामिल हो जाता है। तो जनता भी कहीं ना कहीं सोचती है कि हमने इसको अलग से वोट दिया था, तो ऐसे में पुराने नेता में क्या गड़बड़ी थी, पुराने नेता कम से कम हमें जानता था, हमारी समस्याओं का समाधान तो कर सकता था। तो ये सवाल यहां पर ना खड़ा उठ जाए कि अगर वो ईमानदार है, अगर वो जीत भी जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस मिशन को लेकर वो उन लोगों ने चुनाव लड़ा है, जिस चीज को लेकर वो लोग मैदान में उतरे हैं, जो लोगों ने जिस चीज को लेकर उसको वोट दिया है, वाकई में जब वो संसद में पहुंचेगा, जब वो सरकार का हिस्सा बनेगा, उस चीज को वहां पर इंप्लीमेंट करेगा और भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा, और भ्रष्टाचार को रोकने में अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा देगा। उत्कर्ष। बिल्कुल दीपक, हम अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से आज ये ऐलान किया गया है, सबकी निगाहें अब इस बात पे टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ स्थितियां अब आगे निकल करके सामने आती हैं, किस तरह से टीम अन्ना अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करती है, राजनीतिक भविष्य आकर किस तरीके का, राजनीतिक रणनीतियां किस तरीके की बनेगी टीम अन्ना की, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि इस दौरान जब आमरण अनशन चल रहा था तो फिल्मी हस्तियां भी पहुंची आमरण स्थल पर, वहां से उन्होंने भी संबोधित किया लोगों को। अनुपम खेर और अर्चना पूरण सिंह पहुंची थी, जहां पर पहुंचने के बाद मंच से लोगों को संबोधित भी किया गया।
यहाँ अरविंद से और बाकी जितने भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनसे अनुरोध करने आया हूँ कि वो अपना अनशन जो अपना भूख हड़ताल एटलीस्ट जो है वो छोड़ें, ताकि क्योंकि हम चाहते हैं उनको तंदुरुस्ती से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ठीक रहें ताकि हमारा नेतृत्व कर सकें वो आगे आने वाली जंग में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। नहीं, मुझे उनकी तबीयत का जो है अंदाज़ा है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है और अनुरोध करने आया हूँ, बाकी तो उन पर डिपेंड करता है। अरविंद केजरीवाल जी को हमने टीवी पर देखा और उनके ये शब्द कि अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कब हम लोग शामिल होंगे इस मूवमेंट में। ये मेरी गुजारिश है हर उस हिंदुस्तानी से जो टेलीविजन देखते हैं, जो इस देश में रहते हैं, जो अपने आप को भारतवासी मानते हैं और जिन्होंने कम से कम एक बार तो अपनी जिंदगी में ये सोचा होगा और कहा होगा कि काश कोई हमें इस अंधकार से बाहर ले जाने वाला हो, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आज तो है। तो आप तो फिल्मी हस्तियों ने भी आमरण अनशन स्थल पर जंतर मंतर पर पहुंचकर अपील की और अपनी बातें रखी, लोगों को संबोधित भी किया गया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ स्थितियां बनकर के सामने आती। सबसे पहली चीज जो कांग्रेस का या फिर यूपीए जो सरकार, केंद्र सरकार है, जो उसके तरफ से जो बयान आए हैं और उनके मंत्रियों के जो बयान आए हैं, निश्चित रूप से उनका यही कहना था कि राजनीति में आने का जो प्रयास है, चलिए ये अब अच्छा कदम है। कहीं ना कहीं तारीफ भी की और साफ साफ ये भी कहने की कोशिश की है कि आटे दाल का असली भाव अब पता चलेगा सभी को। तो अपनी चर्चा को रखेंगे जारी, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब पूस के महीने में गिरती है बर्फ, तब थम जाती है माणा और कूची गांव की रफ्तार। जब जेठ का महीना उगलता है आग, सहम जाता है ऋषिकेश और काशीपुर का बाजार। सौन भादों की बारिश डुबो देती है टनकपुर की बस्ती को। जब आसमानी कड़कती बिजली बरपाती है दहशत की दास्तान। बाहर भी था, वो सामान भाग गया, घर में का सामान सब भाग गया। तब हर वक्त हम रहते हैं हर खबर के साथ। उत्तराखंड न्यूज, सारे सूबे की पूरी खबर नेटवर्क 10 के साथ, सच की हद तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज हम उठाएंगे। नेटवर्क 10, सच की हद तक। चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से नेटवर्क 10 की विनम्र अपील। यात्रा के लिए घर से निकलते वक्त गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लाएं। वृद्ध श्रद्धालु अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूर रखें, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर हो सकती है ऑक्सीजन की कमी। जीवन रक्षक दवाएं अपने साथ जरूर रखें। आपकी चार धाम यात्रा मंगलमय हो। नेटवर्क 10 द्वारा चार धाम यात्रियों के हित में जारी। सूबे की खबरें तेजी के साथ हर रोज शाम 5 बजे देवभूमि एक्सप्रेस नेटवर्क 10 पर, सच की हद तक। भीड़ में दब जाए जब आपकी आवाज, फाइलों में गुम हो जाए जब आपकी फरियाद, जख्मों पर लगाने ना आए जब कोई मरहम, सरोकार से सरकार तक हम करेंगे आपकी बात।
आपके साथ। चारों तरफ अभी भी अव्यवस्थाएं ही पसरी पड़ी हैं। सड़कें बद से बदतर हो चुकी है। देखिए कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 2 रोटी कैसे खाएं, कैसे बच्चे पालें। यात्रा पर सियासी घमासान भी बचा हुआ है। यात्रियों की मौतों में लगातार इजाफा हुआ है। आम खबर पर हमारी खास नजर। खास खबर देखिए रोज शाम 6 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। क्या हुआ दिन भर उत्तराखंड में आज? बातों का मुद्दा या मुद्दे की बात? प्रदेश के सभी जिलों से हर पल की खबर देखिए हमारे साथ नेटवर्क 10 सच की हद तक। स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। हम सब चाहते हैं स्वस्थ रहना, पर फिर भी हर इंसान क्यों है ग्रसित बीमारियों से? गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सर अच्छे इलाज होने पर मिलीमीटर में भी शॉर्टनिंग नहीं होती, ना टांग छोटी होती ना टांग बड़ी होती। यदि काम प्रिसाइजली कर दिया जाए तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, इसीलिए मॉड्यूलर सिस्टम का फायदा होता है। कैसे मिलेगा छुटकारा, क्या है सही इलाज, ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर। कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है किसी वजह से, उसको जो है स्टेबलाइज कर देना चाहिए। बाहर का ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पानी या जो भी आप ले रहे हैं घर का हो और खूब सारा पिएं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है। अगर हम इस बिंदु पे दबाव देंगे तो इस बिंदु पे दबाव देने से, पंपिंग करने से हमें माइग्रेन में एकदम से आराम मिल सकता है। तो देखना ना भूलें नेटवर्क 10 क्लिनिक, केवल नेटवर्क 10 पर। बीस मिनट का नेटवर्क, पूरे भारत का नेटवर्क, खबरों का नेटवर्क यानी नेटवर्क इंडिया। जब आपके पेट में दर्द हो तब क्या आप सर में पट्टी बांधते हैं? सुबह उठकर क्या आप दांत ऐसे साफ करते हैं? जब आपको भूख लगती है तो क्या आप पानी खाते हैं? जब आपको पार्टी में जाना होता है तो क्या आप ऐसे जाते हैं? गर्मी के मौसम में क्या आप ऐसे कपड़े पहनते हैं? जब आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना होता है तो क्या आप अपना सफर ऐसे करते हैं? नहीं ना? तो खबरें देखने के लिए दूसरे चैनल क्यों देखते हैं? तो खबरों के लिए देखिए नेटवर्क 10। बद्री केदार की खबर, गंगा यमुना पर नजर, देहरादून की चहल पहल, खटीमा की खोज खबर, सूबे का गांव हो या शहर, हर इलाके की पूरी खबर उत्तराखंड न्यूज नेटवर्क 10 के साथ। ज्योतिष एवं वास्तु पर आधारित जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। 2 दिशाओं का प्रतीक नेटवर्क 10 के इस अभिनव अनूठे प्रयास की पूरी प्रशंसा करता हूँ। ऋषि मुनियों की वर्षों की खोज, शुक्र हमारी कुंडली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक परिवेश के अनुरूप पॉजिटिव जब हमारा केतु होता है तो वो हमें क्या रिजल्ट्स देता है? तो एक मंत्र आपको दे रहा हूँ मैं, ओम श्री शांब शिवाय नमः। ज्योतिष व वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ऐलान किया गया टीम अन्ना की तरफ से कि राजनीतिक जमीन पर कूदने की तैयारी कर ली गई है, राजनीति में कूदने की तैयारी कर ली गई है। अब इसी के साथ साथ तमाम सारे सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर राजनीतिक भविष्य क्या होगा टीम अन्ना का। सभी के मन में, सभी के जहन में ये सारे सवाल हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि शुक्रवार शाम को पिछले कुछ दिनों से चल रहा अनशन, आमरण अनशन शुक्रवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके साथ ही साथ टीम अन्ना अनशन की बजाय अब राजनीतिक पार्टी बनाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार मिटाने के
मुद्दे को लेकर के जो आंदोलन पिछले काफी समय से चल रहा था और निश्चित रूप से उसका कोई प्रतिफल ना दिखाई देते हुए अब यही लग रहा है कि टीम अन्ना को सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि राजनीति में उतरा जाए, अपनी पार्टी बनाई जाए और एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा। किस तरह से अन्ना ने इन सब चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपने आगामी कार्यक्रम को बताया है, ये भी सुनते हैं आप यहां पर। कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा और ये लड़ाई अभी देश में शुरू हो जाएगी। नई आज़ादी, नई आज़ादी, आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरी विनती है, यहाँ अभी मैंने ग्राम सभा की बात रखी, दिल्ली के लोग कहेंगे हमारे दिल्ली में तो ग्राम सभा होती नहीं। जहाँ ग्राम सभा नहीं है शहरों में, जहाँ ग्राम सभा नहीं वहाँ वार्ड सभा। तो निश्चित रूप से तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अन्ना ने यह साफ किया है कि जो अपील की जा रही थी, शीर्षस्थ लोगों की तरफ से जो अपील की गई, देश के लोगों की तरफ से जो अपील की गई, उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। राकेश खंडूरी न्यूज़ हेड है हमारे और नेटवर्क 10 के, उनके साथ जुड़ेंगे, एक बार फिर से उनसे बात करेंगे। राकेश, जिस तरीके से ये बातें पूरी तरीके सामने आई हैं राजनीतिक पार्टी बनाने की, राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे। राजनीति को एक दलदल भी कहा जाता है, दलदल को ज्यादा खोलेंगे नहीं, ये दलदल को लेकर के तमाम सारे सबके अपने अपने विचार हैं। तो राजनीति का जो दलदल है जिसकी संज्ञा दी जाती है, उस दलदल में टीम अन्ना की जो राजनीतिक पार्टी होगी वो नहीं फंसेगी, इस बात का विश्वास जनता को आखिर कैसे दिलाया जाएगा? हाँ उत्कर्ष, सबसे पहले तो राजनीति की परिभाषा को हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि इस देश में आज़ादी के अभी 6 दशक हो चुके हैं, 6 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं। और आप देखिए कि राजनीति की परिभाषा जो आपको दिखाई देती है कि लोग जो जितने भी लोग हैं, जो जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो वो लोगों से जो वादे करता है, तो टीम अन्ना क्या उन ठीक वैसे ही वादे करेगी? क्या टीम अन्ना जब चुनाव लड़ने जाएगी तो क्या वो लोगों से ये कहने का साहस करेगी कि भाई मेरे पास तुम अपने बच्चे की सिफारिश लेके मत आना नौकरी की, मेरे पास तुम कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला लेके मत आना? ज़्यादातर देखो भ्रष्टाचार जो है, हमें ऊपर का भ्रष्टाचार तो जरूर दिखाई देता है, लेकिन हम नीचे के भ्रष्टाचार को देखना बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार जो है पूरे सिस्टम में बिल्कुल घुस चुका है और वो सिस्टम हम ही लोग बदलेंगे, हम जितने भी नागरिक इस देश के हैं वो बदलेंगे। तो पहले तो हमारा मन बदलने की जरूरत है कि क्या हमारा जो देश का नागरिक है वो भ्रष्टाचार को वास्तव में हटाना चाहता है, या वो सिर्फ ये चाहता है कि जो टॉप लेवल पर जो बैठे लोग हैं उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बीमारी आम आदमी तक पहुंच चुकी है और इस बीमारी का इलाज यही है कि पहले हम लोगों के दिमागों में जो बैठा भ्रष्टाचार है उसको खत्म करें, और वो तभी खत्म होगा जब लोगों में नैतिकता आएगी और नैतिक तौर पर चुनाव लड़े जाएंगे। और वो भी वक्त नहीं आया, उस तरह का चुनाव लड़ने का वक्त नहीं आया। सबसे पहला अभियान अगर टीम अन्ना को करना होगा तो लोगों के सामने सच बोलने का साहस करना होगा। अगर वो उन्हीं वादों को लेकर जाएगी कि भाई हमें वोट दो, हम पूरी तकदीर बदल देंगे इस देश की, तो वो संभव नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। सबसे पहले लोगों को ये एहसास जताना पड़ेगा कि भाई आप हमें वोट तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमसे ये उम्मीद मत करो कि हम आपके बच्चे को जो है वो मेरिट में भी ना हो और हम उसको नौकरी दिला दें। तो ये संभव नहीं। ये अगर टीम अन्ना ये साहस करके अच्छे वोट लाती है या अच्छी सीटें जीतती है तो निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल है। उत्कर्ष बिल्कुल राकेश, आपको रोकेंगे, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी होता है कि कांग्रेस जो लगातार विरोध करती आई, टीम अन्ना का विरोध करती आई, टीम अन्ना और कांग्रेस को आमने सामने माना जाता रहा, और या इसके साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में उतरने का जो ऐलान हुआ है उसके बाद जो पार्टियां अब टीम अन्ना के खिलाफ आ जाएंगी, क्या वो पार्टियां, सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य दल हो, क्या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये प्रयास नहीं किया जाएगा कि ये संदेश लोगों के बीच में भेजा जाए कि
लंबे समय से योजना यही थी कि राजनीति में उतरा जाए, जन समूह को अपने साथ जोड़ लिया जाए और फिर राजनीति में उतरा जाए। क्या ये योजना थी? इस तरह का संदेश लोगों में जाने की स्थितियां बन रही है। क्या इस तरह का संदेश भी इन पार्टियों की तरफ से दिया जा सकता है लोगों में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो पहले दिन ही क्लियर हो गया था जब पिछली बार टीम अन्ना अनशन पर बैठी, तो ये बात तब भी उठी थी और अभी भी लगातार उठ रही है। और कांग्रेस तो लगातार ये बयानबाजी करती आई है कि टीम अन्ना संघ का पूरा समर्थन टीम अन्ना को प्राप्त है और भाजपा और टीम अन्ना यहाँ पर मिले हुए हैं। रामदेव को भी यहाँ पर उनसे मिले होने की बात यहाँ पर कही थी। लेकिन अब जो स्थितियां उत्पन्न हुई और उसके बाद से लगातार जो पिछली बार आंदोलन हुआ था, इस बार आंदोलन हुआ था और उन्होंने निशाना जब साधा था तो केंद्र की सरकार ने उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो भी व्यक्ति भ्रष्ट है, वो भले ही भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या किसी क्षेत्रीय दल से हो या कोई भी है, मतलब भ्रष्ट आदमी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए और भ्रष्टाचार को समाप्त होना चाहिए। तो ऐसा मैसेज तो सारी पार्टियां पहले से ही दे रही थी कि टीम अन्ना कहीं ना कहीं उसकी पूरी कोशिश यही है राजनीति में आने की और किसी राजनीतिक दल के साथ साधा गठबंधन वो कर ले और उसके बाद कहीं पर भी सत्ता में आ जाए। तो स्थितियां पहले से बन रही थी और पार्टियां लगातार ऐसे आरोप उन पर पहले भी लगाई थी। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है, अब वो वक्त आ गया है जब टीम अन्ना ने खुद इस बात को कहा है कि वो अन्ना हजारे ने खुद इस बात को बोला है कि वो राजनीति में उन्हें आना चाहिए, लोगों के सामने एक विकल्प उन्हें पेश करना चाहिए। तो आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि कई राज्यों में वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद आम चुनाव होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई राज्यों में अगर वो चुनाव लड़ते हैं, माना उन्हें लोगों का समर्थन मिलता है और कुछ सीटें वहां पर मिलती हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, अगर किसी राज्य में उत्तराखंड में ही वो चुनाव लड़ते हैं, 70 सीटें यहाँ पर है, अगर माना अभी जैसी स्थिति भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पर है, कुछ ऐसी स्थिति में अगर टीम अन्ना के लोग आ जाते हैं जीतकर, तो ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करेंगे? क्या वो लोग सत्ता को छोड़ देंगे? क्या वो सत्ता का लालच जो सुख है उसे छोड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? वाकई में वो सत्ता को ठुकरा देंगे और कहेंगे जब तक उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता, जब तक सभी लोग उनके ईमानदार लोग नहीं शामिल होंगे, वो सरकार नहीं बनाएंगे। यानी कि एक उदाहरण है क्या जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी थी कि मंत्री पद के लालच में, दूसरे लालच में निर्दलीय जो विधायक होते हैं, जो छोटे दल होते हैं, वो बड़े दलों से हाथ मिला लेते हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं 5 साल तक सरकार चलनी, यानी कि 5 साल तक अगर वो सरकार में रहेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ तो उनको यहाँ पर मिलेगा। टीम अन्ना पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया जाता रहा है और राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है और राजनीति में कूदने की बातें की जा रही है, ये ऐलान किया जा रहा है। तो क्या जो आरोप राजनीति करने का लगा है, क्या उसे अब बल नहीं मिलेगा? सवाल ये करना चाहेंगे। नहीं, उत्कर्ष, निश्चित तौर पर जो बात पहले कही जा रही थी, कहीं ना कहीं वो बात अब सामने आई है। भले ही अन्ना हजारे ये जरूर कह रहे हैं कि देश भर के अलग अलग जो हस्तियां, भले ही प्रशासनिक लोग हों या कानून से जुड़े लोग हों या दूसरे लोग हों या बॉलीवुड से जुड़े लोग, वो लोग लगातार उन्हें बोल रहे हैं कि राजनीतिक विकल्प वो लोग रखें लोगों के सामने चुनाव का। तो कहीं ना कहीं भले इस बात का हवाला वो दे रहे हो, लेकिन उन बातों को निश्चित तौर पर बल मिला है और अब उन्हें एक बहाना और मिल गया, खासतौर पर कांग्रेस को, कि कहीं ना कहीं टीम अन्ना पहले से चाहती थी कि वो लोग राजनीतिक दल बनाएंगे, वो लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे और अपने प्रत्याशी यहाँ पर खड़े करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी बात को तो बल मिलता है यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह होगी कि टीम अन्ना उसका सामना किस तरह करती है। एक चीज और यहां पर जोड़ना चाहूंगा, भ्रष्टाचार की हम लगातार बात करते हैं, क्योंकि देखिए हम बाहर के देशों की बात करें, टीम अन्ना हर वक्त बात करते हैं यहां पर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। वाकई में ये स्थिति एकदम ठीक भी है और जो दूसरे दल है उनको लगातार इस बात का मौका मिला है, क्योंकि अभी तक ऐसी स्थिति आज से पहले इतनी बड़ी स्थिति बीते कुछ सालों में उत्पन्न नहीं हुई थी कि जो सरकार है उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो और सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उतरे हों। और ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है, भले ही उनकी बातों को बल जरूर मिल रहा हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि लोग उससे त्रस्त हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग यहाँ से दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर बैठते हैं, लोग यहाँ से रामलीला मैदान में जाकर बैठते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण, एक किस्सा सुनाना चाहूंगा, बड़ा फेमस है कि वाकई में हिंदुस्तान में कितना भ्रष्टाचार है, किस हद तक है। अब बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो किस्सा कहते हैं कि एक बार हिंदुस्तान के एक मंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, तो वहां के एक मंत्री उनका बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मंत्री बहुत खुश होते हैं उनको स्वागत सत्कार से और पूछते हैं कि आपने इतना सारा इंतजाम कैसे किया, इतना पैसा कहाँ से कमाया। तो वहां के जो मंत्री होते हैं वो अपनी छत पे ले जाके हिंदुस्तान के मंत्री को दिखाते हैं कि आपको क्या दूर नदी में दिख रहा है, वो नदी दिख रही है? तो वो बोलते हैं हाँ। तो वहां के मंत्री एक और सवाल पूछते हैं कि आपको नदी में बन रहा पुल दिख रहा है? तो बोलते हैं हाँ। तो वहां के मंत्री का जवाब ये होता है 50%। यानी वो कहना चाहते थे कि जो पुल उन्होंने वहां पर बनाया, यानी कि भ्रष्टाचार वहां पर भी व्याप्त है, लेकिन वहां पर एक सीमा है, यहाँ की स्थिति थोड़ा अलग है। और जब वहां के मंत्री हिंदुस्तान के दौरे पे आते हैं तो वैसा ही स्वागत सत्कार उनका यहाँ पर भी होता है। तो हिंदुस्तान के मंत्री से जब वो ये सवाल पूछते हैं कि आपने इतना सारा पैसा कैसे कमाया, आपने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसे की, तो यहाँ के मंत्री जी भी उन्हें छत से दूर की एक नदी दिखाते हैं। तो पूछते हैं कि आपको दूर एक नदी दिखाई दे रही है? तो बोलते हैं मुझे नदी दिखाई दे रही है। तो यहाँ के मंत्री विदेश मंत्री से बोलते हैं बाहर के, क्या आपको उस पर बना हुआ पुल दिखाई दे रहा है? तो उनका जवाब होता ना। यानी वो बोलते हैं 100%। यानी कि वहां की भ्रष्टाचार की बात करें, वहां पर भ्रष्टाचार हर जगह है, वहां पर भी होता है, लेकिन एक सीमा तक होता है, लोगों को उनकी चीजें मिल पाती है। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर पुल बना ही नहीं, जो जितना भी पैसा था वो मंत्री लोग, नेता लोग, भ्रष्ट अधिकारी लोग डकार गए। तो अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है और जनता इस चीज से एकदम त्रस्त है और इसी को लेकर जनता सड़कों पर उतरी थी। मैं पिछले बार के आंदोलन की बात करूं, इस बार के आंदोलन की बात करूं, और जहां तक राजनीतिक दल बनाने वाली बात है, निश्चित तौर पर अगर जो बातें उन्होंने पहले कही है, जो मोमेंटम देश में बना था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर उसको वो लोग आगे बढ़ाने में कामयाब रह पाता है तो निश्चित तौर पर इनको सफलता भी मिलेगी। उत्कर्ष,
बिल्कुल दीपक, फिलहाल हमारी चर्चा में एक नाम पिछड़ रहा है योग गुरु बाबा रामदेव का। उन पर चर्चा करना भी आवश्यक है क्योंकि सहयोगी है बाबा रामदेव और अन्ना हजारे और टीम अन्ना एक दूसरे के सहयोगी हैं। इस तरह की बातें भी मंचीय भाषणों में की गई हैं। 9 अगस्त से आंदोलन है उनका। दीपक, क्या प्रभाव अब देखा जा सकता है? टीम अन्ना ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला ले लिया है और साथ ही साथ राजनीति में कूदने का फैसला ले लिया है। इसके बाद 9 अगस्त से जो आंदोलन है उस पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? उत्कर्ष, निश्चित तौर पर देखा जाए क्योंकि टीम अन्ना और रामदेव ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ वो लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसी रणनीति के तहत जब टीम अन्ना ने 25 जुलाई से अपना आंदोलन शुरू किया था तो 8 अगस्त तक की उन्हें अनुमति मिली थी जंतर मंतर पर। और उसके बाद 9 अगस्त से रामलीला मैदान में बाबा रामदेव काले धन के खिलाफ आंदोलन करने वाले, यानी कि उनकी एक साझा रणनीति थी। तय रणनीति के तहत ये समय लिया गया था। और रामदेव जिस तरीके से टीम अन्ना के आंदोलन में शामिल हुए थे तो टीम अन्ना ने भी बोला था कि हम भी रामदेव के आंदोलन में शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ी लड़ाई है। काला धन और भ्रष्टाचार कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इसके खिलाफ आप अकेले जंग का ऐलान नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको लोगों का समर्थन की जरूरत पड़ती है। टीम अन्ना की बात करें, अन्ना हजारे की बात करें, उनका जनाधार अलग है। रामदेव की बात करें, उनका जनाधार अलग है। उनके चाहने वाले लोग अलग है। और जिस तरीके से हमने पिछले साल जून में देखा था दिल्ली के रामलीला मैदान में, मैं खुद वहां पर मौजूद था, जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचे थे, देश भर से हजारों लाखों लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन जो स्थिति उसके बाद वहां पर उत्पन्न हुई थी और उसके बाद जो गुस्सा देश भर में लोगों के बीच था, तो कहीं ना कहीं उसको बनाने की कोशिश भी यहां पर रामदेव इस बार पूरी करेंगे। और जिस तरीके से दोनों का आंदोलन है, भले ही टीम अन्ना ने राजनीति में उतरने की बात कह दी हो, लेकिन रामदेव, मैं उत्कर्ष आपको याद दिलाना चाहूंगा, काफी पहले ही पूरे हिंदुस्तान की एक यात्रा कर चुके हैं। भारत स्वाभिमान यात्रा उन्होंने निकाली थी जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जब 2014 का आम चुनाव होगा तो वो देश भर में हर कंस्टिट्यूंसी में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। यानी कि अब जो गणित यहां पर बैठता दिखाई दे रहा है, रामदेव पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं। टीम अन्ना ने भी एक तरीके से इस बात का ऐलान कर ही दिया है और माना जा रहा है कि वो दल बना ही देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत स्थिति ये देखने वाली होगी कि रामदेव और अन्ना जो मिलकर इस आंदोलन को अब तक लड़ रहे थे, क्या जब वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो साझा तौर पर इस चुनाव को लड़ेंगे? निश्चित तौर पर अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है उनको इसका फायदा भी मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि 9 अगस्त से जो रामदेव को आंदोलन है उसको लेकर रामदेव की आगे की रणनीति क्या होती है अन्ना के आंदोलन के समाप्त होने के बाद, क्योंकि रामलीला मैदान में पूरी तैयारियां उसकी चल रही है और देश भर से वहां पर लोग जुटेंगे, इसकी पूरी उम्मीद वहां पर जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं रामदेव को भी डर है कि पिछली बार जो हुआ था इस बार वो ना हो, इसलिए इस बार आंदोलन की ही उन्होंने परमिशन लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या टीम अन्ना और रामदेव इस बार साझा आंदोलन करेंगे? साझा आंदोलन के बाद अब क्या साझे तौर पर यहां पर चुनाव के मैदान में उतरेंगे? और अगर उतरते हैं तो वाकई में लोग उन्हें किस निगाह से देखते हैं और चुनाव में कितना जन समर्थन उन्हें मिलता है? उत्कर्ष, बिल्कुल शुक्रिया दीपक इन तमाम बातचीत के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चाओं में आपने सहयोग किया, तमाम विषयों पर प्रकाश भी डाला गया। हमारे साथ राकेश खंडूटी जी भी जुड़े थे, न्यूज हेड, उनके साथ भी हमने बात की और तमाम विषयों पर उन्होंने भी प्रकाश डाला। और सारी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बातें ये होंगी कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं टीम अन्ना की तरफ से। साथ ही साथ रामदेव और अन्ना का जो संबंध जिसको प्रचारित करने की हमेशा कोशिश की जाती रही है, सहयोग की बातें, परस्पर सहयोग की बातें की जाती रही हैं, आखिर उसका भविष्य क्या होगा? सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं। किस तरह से क्या ये दो धाराएं अलग अलग बन जाएंगी कि अन्ना की धारा राजनीति की तरफ निकल गई और रामदेव की जो धारा है, योग गुरु रामदेव की जो धारा है वो आंदोलन की तरफ निकल जाएगी, या फिर यहां भी दोनों साथ आएंगे? ये इन सारे सवालों पर से अभी पर्दा नहीं हटा है। इन सारे सवालों का जवाब आना अभी बचा हुआ है। फिलहाल सबकी निगाहें इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द घूम रही हैं, क्योंकि अब एक बड़ी स्थिति जो सामने आई है उसमें यही है कि ऐलान किया गया है टीम अन्ना की तरफ से अब राजनीतिक पार्टी बनाया जाएगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की कवायद यहां से शुरू